हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक ऐसी कंट्री की आइटनरी बनाने वाले हैं जहां हर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में एक बार तो ज़रूर जाना चाहता है। वैसे आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ थाईलैंड की। और मैं 15 दिन के लिए आपको थाईलैंड में लेके जाने वाला हूँ। 15 दिन इसलिए क्योंकि यार मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ ना, या कोई भी जा रहा हूँ, तो 6-7 दिन के लिए मत जाया करो। क्यों? क्योंकि आपके फ़्लाइट के पैसे तो वैसे ही लगने हैं ना यार, और फ्लाइट की टिकट के पैसे आपको पता ही होता है, महंगे होते हैं। जब दोनों साइड के पैसे लगने ही हैं तो 6-7 दिन में क्या ही कोई देखेगा। तो इसीलिए मैं आपको 15 दिन की आइटनरी बताने वाला हूँ। तो चलो फिर जल्दी से बता देता हूँ ना आपको 15 दिनों के लिए। और वैसे हाँ, एक और बात, अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है और अभी पहुँच गई है, तो थाईलैंड अभी जाने का बेस्ट टाइम है। क्यों? क्योंकि अभी जनवरी तक थाईलैंड वीज़ा फ्री कंट्री बन चुकी है इंडियंस के लिए। तो जल्दी से थाईलैंड निकल लो भाई। और इंटरनेशनल लाइसेंस का नाम सुना है? सुना ही होगा, क्योंकि वो आपको यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। थाईलैंड में स्कूटी चलानी है ना, पैसे बचाने हैं ना, तो इसीलिए 1 महीने पहले थाईलैंड जाने से पहले अर्जी डाल देना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। आपका इंटरनेशनल लाइसेंस बन जाएगा, वो भी सिर्फ 1000 रुपये में। वो 1000 रुपये आपके 4 से 5 से 10,000 भी बचा सकता है। वो आपको पता चल जाएगा अभी आगे जब मैं सब बताऊंगा। तो चलो फिर जल्दी से शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं डे 1 से। और डे 1 से पहले हम एक स्टार्टिंग पॉइंट बना लेते हैं। मतलब आप कहाँ से हो? जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट मेरा है दिल्ली। और मैं दिल्ली से जाऊँगा बैंकॉक। बैंकॉक की जर्नी मेरी 4.5 से 5 घंटे होगी। तो मतलब अगर मैं सुबह फ्लाइट पकड़ता हूँ तो मैं दोपहर या शाम तक वहाँ पहुँचूँगा। तो मेरा आधा दिन तो बर्बाद हो गया ना। तो डे 1 का हाफ डे गया। पर हमें वेस्ट नहीं होने देना ना। हमें बैंकॉक से जाना है पटाया। पटाया जाने में आपको लगेंगे 2 घंटे। बैंकॉक से पटाया जाने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या करना है, आपको बस करनी है, जिसमें आपके 600 से 800 रुपये लगने वाले हैं। ये लगेंगे ही भाई, क्योंकि इससे सस्ता ऑप्शन मुझे भी नहीं मिल पाया। आप इंडिविजुअल अकेले जा रहे हो तो आपके इतने लगेंगे। और पटाया में होटल महंगे नहीं है, 1,500 से 2,000 रुपये में आपको मिल जाएगा बहुत बढ़िया होटल। तो 1,500 से 2,000 रुपये में आपका होटल काम। और होटल लेना कहाँ है, यह आपको बहुत ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि आपको एक होटल एक ऐसी लोकेशन पे लेना है जहाँ पे आपके टूरिस्ट अट्रैक्शन, जहाँ पे आप घूमने वाले हैं, वो आपके नज़दीक हो। आपको अपना होटल लेना है बांग लामाउंग डिस्ट्रिक्ट चौनबुरी। आप यहाँ पे होटल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपके यहाँ पे सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन आपके रेडियस में पड़ेंगे। मतलब मैक्सिमम आपको 10 किलोमीटर ही दूर जाना पड़ेगा। और आपको पहले दिन होटल में चेक इन करते करते रात हो गई, आप थक गए होगे तो आप सोओगे ना। पर सो के करोगे क्या? होटल से थोड़ी ही दूर वॉकिंग स्ट्रीट है, जोमिटन बीच है, तो आप वहाँ जा सकते हो। रात को वहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग, बहुत अच्छा माहौल होता है। आप वहाँ पे कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करो और वापस आ जाओ। और पहले दिन आपको स्कूटी रेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका आधा दिन तो ट्रैवलिंग में वेस्ट हो जाएगा। और ये जोमिटन बीच वॉकिंग स्ट्रीट आपके होटल से मैक्सिमम 2 किलोमीटर की रेंज में है। तो इतना वॉक करने की कोशिश करना, टुक टुक कर सकते हो आप, जिसमें आपको 100 से 150 बात देने पड़ेंगे, यानी कि 300 रुपये तक देने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा आप वॉक करके बीच से अपने होटल का डिस्टेंस कवर करें। और अब बात करते हैं डे 2 की। डे 2 पे आपको क्या करना है? डे 2 पे आपको पटाया कोरल टूर पे जाना है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है भाई। मेरे को नहीं लग रहा था कि इतना मज़ा आएगा, पर आपको जाके ना समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे भी जाके समझ में आ गया था। बहुत बढ़िया जगह थी। और इस कोरल टूर का पैकेज आपको 3 से 4,000 रुपये के बीच में पड़ेगा, जिसमें आपका होटल ट्रांसफ़र, गाइड, लंच, इंश्योरेंस पॉलिसी, बनाना राइड और जेट स्की, ये सब इंक्लूडेड होंगे। आपका पिकअप टाइम 8 से 8:30 के बीच में वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि एक शेयर्ड कैब आएगी आपको लेने, जो आपको 9:30 बजे एक आइलैंड पे ड्रॉप करेगी। फिर वहाँ से आपको दूसरे आइलैंड पे लिया जाएगा, जहाँ पर आपकी सारी वाटर एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे कि बनाना राइड और स्नॉर्कलिंग। मतलब स्नॉर्कलिंग इस पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, वो आप वहीं पे करके कर सकते हैं। आप पैरासेलिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पर पैरासेलिंग बहुत चीप होती है। मैंने की है भाई, 1400 रुपये में पैरासेलिंग इतनी बढ़िया होती है, आप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद लंच के लिए आपको दूसरे आइलैंड पर लेकर जाएंगे। लंच के बाद आपको रिलैक्स करने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाएगा, और उस रिलैक्स के टाइम पे आपको इतना मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत ही क्लीनेस्ट बीच होगा, पानी आपको ग्रीन मिलने वाला है। तो आपका ये फुल डे जो टूर है ना, कोरल टूर, बहुत ही अच्छा निकलने वाला है। और उसके बाद 3 से 3:30 के अराउंड ये आपको आपके होटल ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद आप चाहें तो नोंग नूच ट्रॉपिकल गार्डन जा सकते हैं, पर मेरी एडवाइस है कि आप वहाँ मत जाना, क्योंकि वहाँ पे 2,000 रुपये की टिकट है। और मतलब गार्डन ही है बस, तो मत जाना। अगर टाइम बचा है तो आराम से रेस्ट कर लेना, क्योंकि रात को आप फिर से जोमिटन बीच या वॉकिंग स्ट्रीट पर जाके आप लाइटिंग का, नज़ारों का, पार्टीज़ का मज़ा ले सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से क्लब्स, पार्टीज़ वगैरह कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं डे 3 की। और डे 3 में आपको पटाया टू बैंकॉक वापस जाना है। और पटाया टू बैंकॉक वापस जाने के लिए आपको फिर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, जैसे कि बस, जिसमें आपका 400 से 600 रुपये खर्चा है। मान लीजिए आप 11 बजे की बस पकड़ते हैं, तो आप 1 बजे के अराउंड बैंकॉक में पहुंच जाएंगे, जो कि आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि बैंकॉक में चेक इन टाइम 2 बजे होता है।
तो आप 1 बजे पहुँचे हैं तो 1 घंटा ही मतलब निकल जाएगा ना होटल में चेक इन करने से पहले। और आपको बैंकॉक में होटल कहाँ लेना है, आपको ये भी ध्यान देना होगा। आपको अपना होटल खाओ सांग मार्केट के आसपास ही लेना है, क्योंकि बैंकॉक की जो भी सारी अट्रैक्शंस हैं वो इसी मार्केट के सराउंडिंग है। और 2 बजे चेक इन करने के बाद आपको एक स्कूटी रेंट कर लेनी है, जिसका रेंट 400 से 600 रुपये के अराउंड होगा। और फिर बैंकॉक की स्पेशल टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसे कि गोल्डन माउंट, ग्रैंड पैलेस, बात अरुण, बात फो, ये सब आप एक दिन में आराम से देख सकते हैं। और वैसे तो सारे बुद्धा के टेम्पल ही हैं, तो आप 1-2 स्किप भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप रात को जल्दी फ्री होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको रात को जाना है खाओसान मार्केट, और खाओसान मार्केट अपने क्लोथिंग और अपने स्ट्रीट फूड के लिए बहुत फेमस है, तो आपको वहाँ पे डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब बात करते हैं डे 4 की। और डे 4 थोड़ा आपके लिए हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि आपको स्कूटी थोड़ी लंबी चलानी पड़ेगी, क्योंकि आपको जाना है फ्लोटिंग मार्केट और ट्रेन मार्केट, जो बैंकॉक की टॉप 5 टूरिस्ट लोकेशन में से है। तो आपका आधे से ज़्यादा दिन तो इन दोनों लोकेशंस पे ही निकल जाएगा, और ये बहुत ही सुंदर लोकेशंस हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ ज़रूर जाएं। और जब आप शाम को अपने होटल वापस आएंगे तो आप चाइना टाउन भी जा सकते हैं ना, अगर आप थके हुए नहीं हैं तो। पर थकना मत, क्योंकि चाइना टाउन बहुत ही अच्छी मार्केट है। आपको लगेगा कि चाइना में ही हो, मतलब आपने चाइना देखा नहीं है, पर वो लगेगा, आपको फील आएगी कि आप चाइना की किसी मार्केट में घूम रहे हो। और वहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत ही टेस्टी होगा आपके। तो ये थे आपके बैंकॉक में 2 दिन। अब हम चलते हैं डे 5 की ओर। और डे 5 आप थाईलैंड की बेस्ट लोकेशन पे जाने वाले हैं, वो है को समुई आइलैंड। को समुई आइलैंड बैंकॉक से थोड़ा दूर है और पानी के बीच में है, तो इसलिए यहाँ पर जाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो आप प्लेन से जा सकते हैं या आप फेरी से जा सकते हैं। और मैं आपको एडवाइस करूँगा प्लेन से जाने के लिए। क्यों? क्योंकि फेरी से यहाँ पे आपको पहुँचने के लिए कम से कम 14.5 घंटे का टाइम लग सकता है, और कॉस्टली भी बढ़ सकता है। इसलिए थाईलैंड जाने से पहले ही बैंकॉक टू को समुई एक फ्लाइट बुक करके रखें। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ 1.25 घंटा लगने वाला है बैंकॉक टू को समुई जाने में, और फ्लाइट भी ज़्यादा महंगी नहीं होती। सिर्फ 5,000 के अंदर आपकी एक फ़्लाइट पड़ जाती है बैंकॉक से को समुई। तो अगले दिन आप को समुई के लिए फ़्लाइट पकड़ते हैं और को समुई में लैंड करते हैं। तो जल्दी से होटल में चेक इन करने के बाद ना बाहर निकल पड़ो। क्यों? क्योंकि को समुई थाईलैंड की बेस्ट चीज़ है, तो यहाँ पे जितना देख लो ना उतना ही अच्छा है। और यहाँ पे स्कूटी का रेंट भी थोड़ा चीप है। यहाँ पे आपको 300 रुपये के अराउंड एक स्कूटी पड़ जाएगी पर डे। और एक छोटा सा आइलैंड है, तो आप कहीं भी होटल कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले दिन आपको क्या करना है, आपको जाना है वात फ्लाई लीक, फिर बिग बुद्धा टेम्पल, फिर शोएंग बीच। ये तीनों लोकेशन पास पास है, तो आपके लिए कंफर्टेबल होगा। और 3 लोकेशन देखो ना आराम से, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है आपको, क्योंकि बहुत सुंदर चीज़ें हैं। तो अब चलते हैं डे 6 की ओर। डे 6 में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? लामाई बीच, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर रॉक्स, नामुआंग वाटरफॉल, मैजिक गार्डन, ये सब आपको एक ही रूट में मिल जाएंगे। और अगर इसके बाद आप थके नहीं हैं तो आप शवेंग की नाइट मार्केट में भी चले जाएँ ना, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी नाइट मार्केट है और वहाँ पे क्राउड बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे एक और बात, यहाँ पर आपको सिर्फ यूरोपियन क्राउड मिलेगा। मतलब आप इंडियन है तो आप जा रहे हो, तो आप शायद से आप इकलौते इंडियन होंगे जो आप देख पाओ अपने आप को। और डे 7 में आप क्या कर सकते हैं? आप जा सकते हैं एंग थोंग नेशनल पार्क, जिसकी टिकट आपको 2,000 रुपये पर हेड पड़ने वाली है। इसमें आपके फेरी टिकट्स, होटल ट्रांसफ़र, लंच, ब्रेकफास्ट सब इंक्लूडेड। पहले आपको होटल से एक गाड़ी पोर्ट तक लेके जाएगी, और फिर पोर्ट से आपको एक फेरी एक और आइलैंड पे लेके जाएगी, जिसकी ड्यूरेशन 2 घंटे। आप 2 घंटे फेरी में ट्रैवल करोगे। आपको उस आइलैंड पे 2 से 3 घंटे के लिए ड्रॉप कर दिया जाएगा, जहाँ आप व्यू पॉइंट या टेम्पल वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। फिर आपको 3 या 4 बजे वहाँ से पिकअप करके आपके वापस होटल ड्रॉप कर दिया जाएगा। और शाम को आप सेंट्रल समुई, को समुई का एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ भी जा सकते हैं। मतलब को समुई में आपका चौथा दिन। और इन पिछले 3 दिनों में आप सारी चीज़ें देखने के चक्कर में बहुत भागा दौड़ी करोगे, इसलिए चौथे दिन आराम से रिलैक्स करो, शोएंग बीच पे सनबाथ लो। रिलैक्स करते करते आपको एक और काम करना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि थाईलैंड में हर 100 मीटर पर कोई ना कोई आपको ट्रैवल एजेंसी मिल जाएगी। तो आपको उस ट्रैवल एजेंसी से अपने 9वें दिन का जुगाड़ करना है, क्योंकि हमें 9वें दिन कराबी जाना है। आपको वहाँ से कराबी तक की टिकट लेनी होगी, जो कि आपको 1500 से 2,000 रुपये के बीच में मिल जाएगी डे 9। तो हम 9वें दिन को समुई से कराबी पहुँच जाते हैं। हम को समुई से 10 बजे निकलते हैं और करीब 12 बजे कराबी पहुंच जाते हैं। और कराबी में आपको आवनांग बीच के नज़दीक ही रूम लेना है, और यहाँ पर भी आपका रूम रेंट 1000 से 1500 के बीच में वेरी करेगा। और फिर जर्नी के बाद आप थोड़ा थक गए होगे तो थोड़ा रेस्ट करोगे, और फिर शाम को ही निकलोगे। शाम को जाना है आवनांग बीच, जो कि आपके होटल के बिल्कुल पास ही होगा, क्योंकि आपने होटल उसी बीच के पास बुक किया है। कराबी में आवनांग बीच बहुत फेमस है, तो इसलिए आप आवनांग बीच पर ही 9वें दिन की शाम बिताएंगे। उसके बाद आप वहाँ की नाइट लाइफ भी देख सकते हो। अब बात करते हैं डे 10, अपने 10वें दिन के बारे में। आपको 10th डे पर एक स्कूटी रेंट करनी है। यहाँ पर भी स्कूटी का रेंट आपको 300 से 400 रुपये के बीच में मिल जाएगा। और स्कूटी रेंट करने के बाद आपको 2 लोकेशन पर जाना है।
एमरल्ड पूल और एलिफेंट सेंचुरी। ये दोनों ही लोकेशन आपके होटल से थोड़ी दूर पड़ने वाली हैं, तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। जब आप एमरल्ड पूल पहुँचेंगे तो आप अपनी सारी थकान भूल जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर। फिर उसके बाद वापसी में शाम को आप कराबी टाउन भी जा सकते हैं। और अब चलते हैं अपने 11वें दिन की ओर। 11वें दिन आपको सुबह जल्दी निकलना है टाइगर केव टेम्पल के लिए। और टाइगर केव टेम्पल कराबी की बहुत ही फेमस लोकेशन है, और कराबी का बेस्ट व्यू आपको टाइगर केव टेम्पल के ऊपर से मिलने वाला है। और उसके बाद हमें वापस आना है आओनांग बीच, जहाँ से हमें एक लॉन्ग टेल बोट पकड़नी है जो हमें रायले बीच लेकर जाएगी। और इस लॉन्ग टेल बोट का किराया 800 रुपए के करीब पड़ेगा आपको। तो अपनी शाम रायले बीच पर सनसेट देख कर बिताएं, क्योंकि रायले बीच भी कराबी में टॉप 3 लोकेशन में से एक है। और रायले बीच से वापस आते टाइम आपको किसी भी ट्रैवल एजेंसी से फीफी आइलैंड तक जाने के लिए फेरी का टिकट ले लेना है, और इस टिकट का प्राइस आपको 1000 से 1500 के बीच में पड़ेगा। 12वें दिन हमें फीफी आइलैंड के लिए निकलना है। सुबह 9 बजे फेरी पकड़कर हम 10:30 या 11 बजे फीफी आइलैंड पहुंच जाएंगे। और फीफी आइलैंड बहुत ही छोटा आइलैंड है, तो इसलिए आपको किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ना ही किसी स्कूटी की जरूरत पड़ने वाली। आप उसे एक दिन में आराम से घूम सकते हैं। पर अगर कोई रिलैक्स करना चाहता है तो फीफी आइलैंड पे अपना 13वां दिन भी बिता सकता है, क्योंकि फीफी आइलैंड एक पीसफुल प्लेस है। और एक और बात, फीफी आइलैंड की नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है, यहाँ पर पार्टीज बहुत ज्यादा होती है। 14वें दिन हम निकलते हैं फुकेट के लिए। फुकेट इसलिए क्योंकि हमारी रिटर्न फ्लाइट फुकेट से है। तो इस तरह हम थाईलैंड की सारी फेवरेट लोकेशन कवर करते हुए फुकेट तक पहुंच जाए। और फुकेट पहुंचने के लिए भी आपको एक फेरी लेनी पड़ेगी, जिसका किराया 1000 से 1200 रुपए के बीच में आने वाला है। और फुकेट में भी आपको होटल रूम्स 1000 से 1500 के बीच में मिलने वाले हैं। और फुकेट में आपको नियर पेटोंग बीच रहना है। पेटोंग बीच इसलिए क्योंकि वहीं पे टूरिस्ट का ज़्यादा क्राउड रहता है। हम अपना 14वां दिन पेटोंग बीच पर ही बिताने वाले हैं, क्योंकि यार होटल चेक इन में यार 2-3 बज जाएंगे, फिर थक जाता है इंसान, फिर शाम को निकलता है, शाम को पेटोंग बीच पे बैठेगा, सब कुछ नज़ारे लेगा, और रात को वापस आते हुए बंगला रोड, यानी कि फुकेट की वॉकिंग स्ट्रीट भी देख लेगा बंदा, वहाँ की नाइट लाइफ भी देख लेगा। अब हम चलते हैं अपने 15वें दिन की ओर, हमारी ट्रिप का आखिरी दिन, और हमें एक स्कूटी रेंट कर लेनी है। और यहाँ पर स्कूटी का रेंट थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि फुकेट पूरे थाईलैंड में सबसे महंगा शहर है, तो इसलिए यहाँ पर स्कूटी का रेंट 800 रुपये पर डे तक जा सकता है। और फिर हमें स्कूटी से बिग बुद्धा टेम्पल और फुकेट का ओल्ड टाउन देखने जाना है। बिग बुद्धा टेम्पल पूरे थाईलैंड में इकलौता ऐसा टेम्पल है जहाँ पर बुद्धा की सबसे बड़ी मूर्ति। और इस टेम्पल को देखने के बाद हम निकलते हैं अपनी फुकेट ओल्ड टाउन की ओर। यहाँ पर थोड़ी शॉपिंग कर लेनी है, कुछ आर्टिफैक्ट्स ले लेने हैं, मतलब याद रहेगा ना थाईलैंड गए थे, फुकेट गए थे, तो कुछ सामान ले आए ना वहाँ से। और फिर शाम को अपने होटल के लिए वापस निकल जाना है, थोड़ी देर आराम करना है, फिर फुकेट की नाइट लाइफ देखने निकल जाना है, जो कि है वॉकिंग स्ट्रीट पर। और अगर आपको कपड़े या शूज़ की शॉपिंग करनी है तो वॉकिंग स्ट्रीट पर आपको बहुत ही चीप रेट्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ऐसे हमारे 15 दिन पूरे हो जाएंगे। और आपको सही बताऊँ ना, आपको ऐसा लगेगा 15 दिन यार कम थे थाईलैंड में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपके फूड एक्सपेंस क्या रहेंगे। अगर आप इंडियन और आप इंडियन खाना चाहते हो तो थाईलैंड में इस चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको हर जगह पर इंडियन रेस्टोरेंट मिलने वाले हैं। पटाया में, बैंकॉक में, को समुई में, कराबी में, फीफी में, फुकेट में, हर जगह आपको बहुत ही ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट मिलने वाले हैं। थोड़ा को समुई में आपको थोड़ा कम मिलेंगे, पर फिर भी मिल जाएंगे आप। पर मेरी एक एडवाइस है, आप इंडियन खाना मत खाना, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ वहाँ की है नहीं। तो उस चीज़ को वहाँ पे बनाना, तो यार पता है ना, जो चीज़ जहाँ की होती नहीं उसको लाओ फिर बेचो तो महंगा मिलता है ना। तो इसलिए वहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करना। अगर आप नॉन वेज है तो सी फूड खा के रहे, जैसे मैं मोस्टली स्ट्रीट फूड खाता था, या फिर फ्राइड चिकन राइस। और आप वेजिटेरियन और आप बजट में खाना खाना चाहते हो तो यार वेज फ्राइड राइस खा लो, जैसे मैं बजट में चिकन फ्राइड राइस खाता था। दोनों का सेम रेट होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये थी मेरी 15 दिन की आइटनरी, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको 15 दिन की एक एक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और अगर मुझसे कुछ मिस आउट हो गया तो आप कमेंट में वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। आपके कोई भी सवाल है इस आइटनरी को लेकर तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।